Hello बच्चों, welcome to your 8th NCERT history video class. Today we are starting 5th chapter When People Rebel 1857 and After. In the previous chapter we have studied that how the company rule was affecting each and every section of the society. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो नए नए रूल्स बना रही थी, पॉलिसीज़ बना रही थी, तो जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, वेदर दीज वर किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, सोल्जर्स, ट्राइबल्स, जो सभी लोग थे उन सभी को ये क्या कर रही थी, अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट कर रही थी। और लोगों को ये लग रहा था कि ये जो कंपनी के रूल्स हैं ये हमारे इंटरेस्ट को, हमारे रिचुअल्स को, हमारे ट्रेडिशंस को क्या कर रही हैं, हार्म पहुंचा रही हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है लोगों में जो फीलिंग है, ये अपोजिशन की जो फीलिंग है, ये वायलेशन की फीलिंग जो है ये इसमें आने लगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाली हैं कि किस तरीके से जो कंपनी के रूल्स थे, ये पॉलिसीज़ थी, इन्होंने कैसे जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस थे इनको इफ़ेक्ट किया, एंड हाउ ऑल दीज पीपल केम टुगेदर एंड फॉट फॉर देयर बेनिफिट्स और फॉट फॉर देयर इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नवाब की कि किस तरीके से जो नवाब थे उनकी जो पावर थी वो चली गई थी। तो ये मिड 18th सेंचुरी के समय की बात हो रही है कि उस समय जो नवाब थे या जो राजा थे उनकी पावर धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही थी, है ना। उनकी जो अथॉरिटीज़ थी या जो उनका सम्मान था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जो कंपनी जिस तरह के रूल्स इम्प्लीमेंट कर रही थी या इनके साथ जो अलाइनमेंट्स कर रही थी, राजाओं के साथ में संधियाँ कर रही थी, वो सब कैसे थी, ये ह्यूमिलेटिंग थी राजाओं के लिए। इनके दरबार, इनके जो शासन है, इनकी जो सत्ता है, इनके जो इनके असाइनमेंट्स थे वो सब इनसे छीनते चले जा रहे थे। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स में जो इनके रेजिडेंट्स जो है इनको रखा जाता था। इनके जो राजा होते थे इनको अपने दरबारों को छोड़कर हाजिरी लगानी पड़ती थी कंपनी के ऑफिशियल्स के सामने। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड, यानी बैंडेड, यानी कि इनकी जो आर्मीज़ थी उनको डिसबैंड कर दिया गया था। इनकी जो राजा थे अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे। एंड दे रेवेन्यूज़ एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, और धीरे धीरे जो है इनका टैक्स कलेक्शन जो था, जो इनका रेवेन्यू था, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जा रहा था। और जो इनकी भी टेरिटरीज थी, यानी कि जो भी इनके सीमाएँ थी, उन सबको धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे छीनती चली जा रही थी। Many ruling families try to negotiate with the company to protect their interest. बहुत सारी जो रॉयल फैमिलीज़ थी या राजा महाराजा थे उन्होंने इन कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ में नेगोशिएट करने के भी कोशिश की। जैसे झांसी की रानी की हम बात करें तो उन्होंने ये चाहती थी कि जो उनका अडॉप्टेड सन है उसको जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन कंपनी ने ये पॉलिसी, ये रूल बना दिया था कि कोई भी राजा अगर उसका खुद का बच्चा नहीं है, उसका खुद का बेटा नहीं है, तो कोई भी जो अडॉप्टेड सन है वो राजा का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ये चाहती थी कि जो उनका अडॉप्टेड सन है उसको जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए। उसके जो यानी कि राजा की डेथ हो गई थी और उनकी लक्ष्मीबाई के जो जिस समय तक वो संभाल रही थी उनके बाद में उनके बेटे को है जो उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसी तरीके से जो नाना साहिब थे, जो एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने वो क्या चाहते थे कि उनके पिता की डेथ के बाद जो है जो पेशवा बाजीराव थे उनके डेथ के बाद जो उनका पेंशन है वो उनको मिले, ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड। तो वो जो चाहते थे नाना साहिब की उनकी जो पेंशन है उनको मिले, लेकिन कंपनी जो थी वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानने लगी थी, खुद की जो मिलिट्री पावर्स है उसने बढ़ा ली थी। तो उसने इन सब प्लीज़ की, इन सब जो रिक्वेस्ट जो राजा महाराजा उनसे कर रहे थे, इन सबको दरकिनार कर दिया, ठीक है, साइड वाइज कर दिया। उनकी किसी बात को उन्होंने नहीं मानी। और अवध जो है उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो अपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की। जो 1801 में जो उनके साथ एक सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई, ज़बरदस्ती उनके ऊपर लागू कर दी गई। और 1856 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो अवध का जो शासन है वो सही से चल नहीं पा रहा है, और जो वहाँ की बेगम थी वो सही से इनको चला नहीं पा रही हैं, तो इसलिए अवध को प्रॉपर मैनेज करने के लिए इसको ब्रिटिश रूल के अंडर आना होगा। तो इस तरीके से जो अवध का शासन है उनसे छीन लिया गया। और इसी तरीके से जो कंपनी थी बाकी के इलाकों में भी जो है अपनी पॉलिसीज़ को ज़बरदस्ती जो इम्प्लीमेंट करती चली जा रही थी। जैसे जो मुग़ल डिनास्टी है उसको भी ख़त्म करने पर ये तुल गई थी।
द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। उस समय जो करेंसी, जो कॉइन्स चलते थे, उस समय जो मुगल शासक हुआ करते थे, उनके नाम उन सबको हटा दिया गया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another palace in Delhi to reside in। जो डलहौजी थे उस समय 1849 की ये बात हो रही, जो उस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर जो मुगल अंतिम मुगल शासक थे, कि उनकी डेथ के बाद जो है, जो भी रॉयल फैमिली है, जो भी शाही परिवार है, राजा का परिवार है, वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगा, उसे कहीं और जाकर रहना होगा। और इसी तरीके से 1856 में ही गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे, उन्होंने बताया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो लास्ट मुगल किंग होंगे, उसके बाद कोई भी मुगल शासक राजा नहीं बनेगा, उनके बच्चों को, उनके डिसेंडेंट्स को सिर्फ राजकुमार कहकर बुलाया जाएगा, यानी कि जो पूरी की पूरी सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएगी। तो इस तरह के रूल्स जो वो बना रहे थे, तो जो नवाब थे, जो राजा थे, वो सारे इनसे डिससेटिस्फाई हो गए थे। इसी तरीके से पीजेंट्स और सिपाही, यानी कि जो सिपाही थे, यानी सिपाही जो थी, जो आर्मी थी, जो आर्मी में भारतीय सैनिक जिनको अलग अलग तरह का से ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, या जो किसान थे, उन पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज थी वो क्या इफेक्ट डाल रही थी, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज थी, जो बहुत ज़्यादा टैक्स इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए चले जा रहे थे, उनसे जो किसान थे और जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू दी मनी लेंडर्स, यानी कि जो इनको मनी लेंडर्स थे, जो उधार दे रहे थे इन लोगों को कामकाज चलाने के लिए, तो उनको अपना पैसा चुका नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे जो पुश्तैनी इनकी जो ज़मीनें थी, जो सदियों से ये जोतते चले आ रहे थे, तो वो ज़मीनें इनसे छिनती चली जा रही थी, क्योंकि कर्जा पैसा था नहीं इनके पास कर्ज चुकाने के लिए, तो ये क्या करते थे, इनकी ज़मीनें जो हैं वो इनसे छिनती चली जा रही थी। इसी तरीके से जो इंडियन सिपाही थे, जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाता था, वो भी डिससेटिस्फाई हो रहे थे। कैसे? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनके पे स्केल कम थे, उनके अलाउंसेस कम थे, जो उनकी कंडीशंस उनको दी जाती थी सर्विस की, वो बहुत ज़्यादा बदतर थी। और इसी तरीके से नए नए रूल्स जो है इन पर इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे थे, और उनको ये लगता था कि जो नए रूल्स हैं उनके धर्म को, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके विश्वास हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको ये हर्ट कर रहे थे। जैसे कि उस समय में माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर समुद्र पार करता है, जो सी रूट को क्रॉस अगर करना पड़े, तो उससे उसका जो रिलीजन है, जो कास्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। तो इसी चीज़ को चलते हुए, ध्यान में रखते हुए, जो 1824 के समय जो कंपनी थी, उन्होंने अपनी इस सैनिकों की टुकड़ी को बर्मा भेजा, बर्मा इन्होंने शिफ्ट किया, और बर्मा जाने के लिए उनको ये सी रूट ही जो है वो ट्रैवल करना पड़ता। लेकिन जो इंडियन सिपाही थे, उनका ये मानना था कि अगर इस सी रूट को क्रॉस करेंगे, जैसे अगर ये रूट है, सी रूट है, ये यहाँ पर रहते हैं, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो इनका जो धर्म है, जो इनकी रिचुअल्स हैं, जो इनके ट्रेडिशन है, वो सब खत्म हो जाएंगे, दे ऑल विल बी वॉयलेटेड। तो इनको ऐसा लगता था, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम ये समुद्री रास्ता जो है तय नहीं करेंगे, हम लैंड रूट से चले जाएंगे। तो इससे जो कंपनी है, कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत नाराज़ हुए, और इन सैनिकों को, इन सिपाहियों को बुरी तरीके से पनिश किया गया। और तभी जो है 1856 में कंपनी ने एक नया रूल लगा दिया कि जो भी कंपनी की आर्मी में सिपाही होंगे, उनको जब भी ज़रूरत पड़े ओवरसीज़, यानी कि समुद्री रूट को पार करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई सिपाहियों के ऊपर, ठीक है। तो ये उनको बुरा लगा कि किस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, उनको इफ़ेक्ट किया होगा इन सब चीज़ों से। और ऐसे ही जो सिपाही थे, वो कौन थे? जो कंट्री साइड, यानी कि गांव में रहने वाले फैमिलीज थी, किसानों के परिवार से ही जुड़े हुए थे। तो जो किसानों की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जा रही थी, उसका इफेक्ट भी इन सिपाहियों पर पड़ रहा था, यानी कि उन्हीं के परिवार के ऊपर जो मुसीबतें आ रही थी इन कंपनी के कारण, कंपनी के रूल्स के कारण, तो इन सब का भी जो इफेक्ट है सब ओवरऑल दिखाई दे रहा था। यानी कि जो सिपाही हैं, सिपाहीज हैं, आर्मी में और किसानों में किस तरीके से डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था। यहीं साथ ही साथ हम बात करें सोशली रिफॉर्म्स की, यानी कि जो कंपनी थी उसका ये मानना था, अगर ब्रिटिश की हम बात करें, द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। उनको ये लगता था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो वेल एजुकेटेड या वेल मैनेज नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जो रीमैरिज है
विडोज़ की, उनको इनक्रेज किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया एजुकेशन के लिए ताकि वो ज़्यादा सभ्य बने, उनका ये मानना था, जो ब्रिटिश लोग थे इनका ये मानना था, ठीक है। और आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन freely in its domain and even on land and property. In 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier. यानी कि 1850 में ही जो है क्रिश्चियनिटी यानी कि धर्म को अपनाने के लिए, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे नए रूल्स बनाए गए, ईजी वे में उनको कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो भी हिंदू कन्वर्ट होता है, ईसाई बन जाता है, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत क्या हो गया, इम्पोजिंग चीज़ हो गई, इम्प्लीमेंट किया गया उनके ऊपर ये रिफॉर्म भी। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। तो ये तो एक तरीके से सीधे सीधे वो उनके धर्म को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे इंडियंस के, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑल्सो। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। ऐसे ही अगर हम देखें कि जैसे सती प्रथा थी या रीमैरिज थी विडोज़ की, ये कुछ रिफॉर्म्स अच्छे भी थे। तो ये हमारी सोसाइटी में कुछ जो अच्छे रिफॉर्म्स भी हम मान सकते हैं कि ऐसे थे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में जब आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो हैं, सोशल रिफॉर्म्स हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुए, ठीक है। अब देखो ये कुछ सोर्सेज हमारे पास दिए गए हैं जिनसे हमें उस समय की कंडीशन के बारे में पता चलता है। तो यहाँ ये जो रिसोर्स है बताता है कि जो विष्णु भट्ट गॉडसे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा है ये कि वो महाराष्ट्र के एक गांव से गुजर रहे थे। तो वहाँ पर जो सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने इनको रोक लिया कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एक मैसिव अपहेवल होने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा विद्रोह यहाँ पर होने वाला है 3 दिनों के अंदर अंदर, तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और वो क्यों होने वाला है, तो उन सिपाहियों ने ही बताया कि जो इंग्लिश लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने हिंदूज़ के और मुस्लिम्स के धर्म को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए 84 रूल्स अनाउंस किए हैं, मतलब जो उन्होंने अपने ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए। तो इससे जो भी राजा हैं, जो राजकुमार हैं, वो नाराज़ हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इंग्लिश लोग, अगर ये जो ब्रिटिश लोग हैं, अगर ये हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती इन चीज़ों को थोपते हैं, तो हमें एकजुट होकर इनका विरोध करना होगा। तो इस तरीके से जो है एक विरोध की भावना जो वहाँ पर राजाओं और नवाबों के बीच में चल पड़ी थी कि किस तरीके से उनके ज़बरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन उनसे करवाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा जो सोर्स है वो हमें पता चलता है, एक जो सिपाही थे, ठीक है, ये देखिए, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, हर रेजिमेंट के अंदर, यानी कि हर जो छावनी थी उसके अंदर जो विद्रोह की भावना आ रही थी। वो कैसे पता चला, देखो एक सूबेदार थे सीताराम पांडे, ठीक है, सूबेदार सीताराम पांडे थे। उन्होंने एक सिपाही के तौर पर अपना जो सेवा काल है बंगाल नेटिव आर्मी में शुरू किया था और 48 सालों तक उन्होंने जो है अपनी सर्विसेज जो है वो इंग्लिश आर्मी को दी, और बल्कि जो ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने उनको हेल्प किया, जो रिबेल विद्रोह होते थे उनको दबाने में। और उनका खुद का बेटा जो सूबेदार थे सीताराम पांडे, उनके खुद के बेटे को उन्हीं की आंखों के सामने मार दिया गया। तो ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, जो उनके सीनियर थे नॉर्गेट, उन्होंने उनकी रिटायरमेंट के ऊपर उनको ऑफर किया कि आपको अपनी एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए, अपनी मेमोरीज आपको लिखनी चाहिए। और नॉर्गेट ने जो भी उनकी बुक थी, उन्होंने जो अवधी भाषा में लिखी थी, सूबेदार सीताराम ने उसको ट्रांसलेट किया अपनी भाषा में, ठीक है। तो जो सूबेदार सिपाही की मेमोरीज हैं, जो उनकी बुक्स है, वो क्या पता चलती हैं, जो नाम क्या रखा था उनका, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, इस बुक से जो एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया और उससे क्या पता चल रहा है, देखो, It is my humble opinion that the seizing of Awadh filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government। यानी कि जो अवध की हम बात कर रहे थे कि अवध का जो साम्राज्य है, जो ब्रिटिश कंपनी ने अपने अंडर ले लिया था, जो सहायक संधि इनके ऊपर इम्पोज की गई थी, तो उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन डिस्ट्रस्ट को क्रिएट करने में। जितने भी नवाब थे, राजा थे, उन्होंने अपने अपने एजेंट्स को अलग अलग आर्मीज़ में भेजा और वहाँ पे जो भी इंडियन सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उनको मोटिवेट किया कि ये किस तरीके से जो हमारे साथ जो ब्रिटिश कंपनी है वो अत्याचार कर रही है, तो आपको यहीं पर अंदर ही रह करके क्या करना है, इस आर्मी को आपको वीक करना है, यानी कि इनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको हमें बताने की हम इनको क्या कर सकें, इनको कमज़ोर बना सकें। और उन्होंने तरह तरह के जो भी राजा महाराजाओं के जो एजेंट्स थे, जो इन सिपाहियों से मिल रहे थे, इनको अपने ट्रस्ट में ले रहे थे, तो वो तरह तरह के झूठ तक उनसे बोलते थे,
ठीक है, ताकि वो उनको अपने विश्वास में ले सके। यहीं पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मुग़ल सम्राट हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है, जो विदेशी हैं, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो रिफॉर्म से दे रहे हैं, जो रूल से दे रहे हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर ये इम्पोज कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जो दिल्ली के एम्परर हैं, अगर वो सिंहासन पर बैठे तो वही एक इलाज है कि हम इनको यहाँ से खदेड़ पाएँ, इस फॉरेन जो कंपनी है इसको हम यहाँ से खदेड़ पाएँ। तो इस तरीके से जो सैनिक थे वो भी इनके फेवर में आते चले जा रहे थे। ठीक है, तो कैसे धीरे धीरे जो ये अपने फेवर में इन लोगों को लेते चले जा रहे थे, सिपाहियों को, पीजेंट्स को, या जो सोशल रिफॉर्म्स थे उनके थ्रू भी कैसे ये चीज़ें अपनी फेवर में करते चले जा रहे थे। तो यहीं पर जो है एक और चीज़ आगे हुई कि जो सिपाही थे, जैसे हमने पढ़ा कि उस समय ये विचारधारा थी कि समुद्र को पार नहीं करना है, सी रूट को अगर वो पार कर लेते हैं तो क्या होगा, वो अपना धर्म परिवर्तन उनका हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा उनका धर्म। तो यहीं पर एक और चीज़, एक और घटना हुई कि उस समय कहीं से नई राइफल्स जो थी उनको भेजा गया, उनकी प्रैक्टिस जो है सैनिकों को करवाई जा रही थी। लेकिन वहीं पर एक जो रूमर है वो फैला दी गई कि जो कार्ट्रिजेज हैं, यानी कि इन राइफल को भरने के लिए जो कार्ट्रिज, जो कारतूस तैयार किए गए हैं, उन पर गाय और सुअर का मांस जो है वो चढ़ाया गया है, और इसको क्या करना पड़ता था, उस कारतूस को मुंह से जो है छीलना पड़ता था। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा जो है जो रूमर है वहाँ पर फैल गया। इस रूमर की वजह से जो बड़ा ही डिससेटिस्फैक्ट्री जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर हो गया कि ये जो ब्रिटिश आर्मी है पूरी तरीके से हमें हमारे धर्म से हटाना चाहती है, हमारे धर्म की इंसल्ट हो रही है ये। तो ये जो एक रिबेल था किस तरीके से वहाँ पर फैल गया, जो सैनिक थे उन्होंने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हैं, ये सोर्सेज हैं, ये हमें बताते हैं कि उस समय की घटनाएं क्या हो रही थी और कैसे जो सारा माहौल है कंपनी के खिलाफ चला जा रहा था। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी यानी कि गदर, आप हिंदी में समझ सकते हैं ना, यानी कि जब सोल्जर्स जो हैं एक ग्रुप के तौर पर अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर देते हैं। तो ऊपर जैसे ही अभी हमने एग्जांपल पढ़ा कि जो कारतूस हैं वो ज़बरदस्ती उनको दिए जा रहे थे कि आप इन कारतूस को यूज़ करो, और एक रूमर फैल गया था कि इसमें गाय और सुअर का मांस जो है वो लगाया गया है। वहीं पर सी रूट वाला एग्जाम्पल हमने देखा कि वो उनको पार करना पड़ रहा था, लेकिन जो इंडियन सिपाही थे वो इसको पार करना नहीं चाह रहे थे। तो वो अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को क्या कर रहे थे, डिसऑबे कर रहे थे। तो इन्हीं वजहों से जो था एक रिबेल जो है वहाँ पर फैल गया। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। जो रूलर्स हैं और जो जनता है और जो सरकार है, चाहे सरकार कोई भी हो, इस वक्त हम ब्रिटिश कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई भी राजा हो चाहे वो इंडियन हो, तो जब राजा और जनता उसके बीच का जो संघर्ष है कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा होते रहते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी जो स्ट्रगल हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस, सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। यानी कि कभी कभी इतने विकराल रूप ले लेते हैं, इतना बड़ा रूप ले लेते हैं स्ट्रगल कि जो राजा की सत्ता है वो उससे छिन जाती है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। और इस समय जैसे हमने देखा, जैसे राजा थे, नवाब थे, सिपाही थे, पीजेंट थे, और सोसाइटी में भी अगर हम देखें अलग अलग जो ग्रुप बने हुए थे, उन सबको ये लग रहा था कि ओवरऑल जो ब्रिटिश रूल है ये हमारा एक कॉमन एनिमी है, ये हमारे रिचुअल्स को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे रिलीजन को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इनको यहाँ से बाहर भेजना ही अब हमारे लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। तो जो लोग हैं ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, और सारी सिचुएशन को बदल डालने का जो है कॉन्फिडेंस वो रखते हैं जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो इसी समय ये क्या कहलाता है, एक रिबेल कहलाता है, एक विद्रोह कहलाता है ना। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है वो नदर्न पार्ट में इंडिया के डेवलप हुई थी 1857 में। After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857। तो जो मेरठ की जो आर्मी थी वहाँ से 1857 के विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। जो ओवरऑल हमने सारा बैकग्राउंड पढ़ा, उस वजह से जो लोगों के मन में जो एक विद्रोह की भावना थी, वॉल्यूशन था, वो इसमें आ गया था। ठीक है, एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different section of society rose up in rebellion। यानी कि मेरठ की जो छावनी थी वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इंडिया की अलग अलग सोसाइटीज़ में ये फैल गई। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century
एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उस समय सबसे बड़ा विद्रोह जो है इसको माना गया कॉलोनियल इंडिया के समय, कि जब कॉलोनी का रूल था, ब्रिटिश कॉलोनी का जब रूल था। ओके, सो आज हम यहीं पर अपनी वीडियो को पॉज करेंगे। अगले वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे कि 1857 जो मेरठ में शुरू हुआ आगे कैसे बढ़ा, क्या उसके कंसिक्वेंसेज हुए, इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई होप अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एनीहाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।